शाही घोड़े का रहस्य। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने विशाल दरबार में बैठे हुए थे। उनके दरबार में मंत्रियों, दरबारियों और बीरबल के अलावा कई विदेशी मेहमान भी उपस्थित थे। बातों ही बातों में अकबर ने अपने सबसे प्रिय शाही घोड़े का जिक्र किया, जिसका नाम था सुल्तान। सुल्तान का रंग चमकदार काला था। उसकी चाल इतनी शानदार और प्रभावशाली थी कि देखने वाले दंग रह जाते थे। अकबर ने सुल्तान को एक विशेष घुड़दौड़ प्रतियोगिता में शामिल करने का विचार किया। उन्होंने अपने दरबार में घोषणा की, जो भी मेरे शाही घोड़े सुल्तान को इस प्रतियोगिता के लिए तैयार करेगा और उसकी चाल को और भी बेहतर बनाएगा, उसे इनाम में 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। इस चुनौती को सुनकर दरबार में हलचल मच गई। कई अनुभवी घुड़सवार और प्रशिक्षक आगे आए और बोले, जहां पनाह, हम इस कार्य को अवश्य पूरा करेंगे। अकबर ने सबकी बातें सुनी और उनमें से सबसे योग्य प्रशिक्षक को चुना। वह प्रशिक्षक सुल्तान को अपने साथ ले गया और पूरी निष्ठा के साथ उसे प्रशिक्षित करने लगा। दिन बीतते गए और सुल्तान की चाल में सचमुच निखार आ रहा था। लेकिन एक दिन अचानक खबर आई कि सुल्तान लापता हो गया है। यह सुनते ही पूरे महल में सनसनी फैल गई। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि वे तुरंत सुल्तान की खोज में निकल जाएं और उसे ढूंढकर वापस लाएं। सैनिकों ने दिन-रात मेहनत की, गांव-गांव में खोजबीन की, परंतु सुल्तान का कोई पता नहीं चला। कई दिनों की मेहनत के बाद भी जब सुल्तान का कोई सुराग नहीं मिला, तो अकबर बहुत निराश हो गए। आखिरकार अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम तो जानते ही हो कि सुल्तान मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर वह नहीं मिला तो यह मेरे लिए बहुत बड़ा अपमान होगा। तुम ही कोई उपाय निकालो। बीरबल ने अकबर की बात ध्यान से सुनी और गंभीर स्वर में कहा, जहां पनाह, मुझे 3 दिन का समय दें। मैं अवश्य इस रहस्य को सुलझा लूंगा और सुल्तान को ढूंढ निकालूंगा। अकबर ने बीरबल को अनुमति दे दी और बीरबल अपनी खोज में जुट गया। बीरबल ने सबसे पहले उस प्रशिक्षक से मुलाकात की जिसने सुल्तान को प्रशिक्षित कर रहा था। उसने प्रशिक्षक से पूछा, क्या सुल्तान को प्रशिक्षण के दौरान कोई कठिनाई हुई थी? प्रशिक्षक ने कहा, नहीं हुजूर, सुल्तान बहुत समझदार घोड़ा है। वह बहुत अच्छे से सीख रहा था और उसकी चाल दिन-ब-दिन बेहतर होती जा रही थी। बीरबल ने कुछ और सवाल किए और फिर वह वहां से चला गया। उसके बाद उसने सुल्तान के अस्तबल का बारीकी से निरीक्षण किया। वहां की जमीन, दीवारें और चारों ओर के निशानों को ध्यान से देखा। फिर बीरबल ने एक बात नोटिस की। अस्तबल के बाहर घोड़े के खुरों के निशान दिखाई दे रहे थे, जो अस्तबल से बाहर की ओर जा रहे थे। बीरबल ने उन निशानों का पीछा किया और पाया कि वे निशान महल के पीछे के जंगल की ओर जा रहे थे। बीरबल ने अपने कुछ सैनिकों को साथ लिया और उन निशानों का पीछा करते हुए जंगल में पहुंच गया। कुछ दूरी पर उन्हें सुल्तान बंधा हुआ मिला, परंतु वहां कोई आदमी नहीं था। बीरबल ने तुरंत सुल्तान को महल में वापस लाने का आदेश दिया और खुद भी उसके साथ लौट आया। महल में सुल्तान की वापसी पर सभी खुश हो गए, विशेषकर अकबर। लेकिन बीरबल की आंखों में अब भी संदेह की चमक थी। अकबर ने उत्सुकतापूर्वक पूछा, बीरबल, सुल्तान मिल तो गया, पर यह कैसे हुआ? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, यह मामला बहुत साधारण था। जो प्रशिक्षक सुल्तान को प्रशिक्षित कर रहा था, उसी ने इसे चुराया था। उसने सोचा कि अगर वह घोड़े को गायब कर देगा तो उसे सिखाने का श्रेय भी मिलेगा और वह इनाम भी पा जाएगा। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, तुम्हें यह कैसे पता चला? बीरबल ने समझाया, मैंने घोड़े के खुरों के निशान को देखा और यह समझ गया कि घोड़ा अपनी मर्जी से वहां नहीं गया। उसे कोई लेकर गया था। जब हमने घोड़े को पाया
तो उसकी रस्सी उसी प्रकार से बंधी थी जैसा प्रशिक्षक आमतौर पर घोड़ों को बांधता है। यह एक स्पष्ट संकेत था। अकबर ने सराहना करते हुए कहा, वाह बीरबल, तुम्हारी चतुराई और सूझबूझ के कारण ही हमारा सुल्तान वापस मिला है। तुम सचमुच महान हो। बीरबल ने नम्रता से सिर झुकाते हुए कहा, यह तो मेरा कर्तव्य था जहांपनाह। अकबर ने बीरबल को इनाम में बहुत से स्वर्ण मुद्राएं दी और सुल्तान के देखभाल के लिए एक और योग्य व्यक्ति नियुक्त कर दिया। उस दिन के बाद महल में सुल्तान की सुरक्षा और भी कड़ी कर दी गई और बीरबल की समझदारी की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। चतुर बीरबल की न्यायप्रियता। बादशाह अकबर का दरबार हमेशा ही विद्वानों, कलाकारों और चतुर लोगों से भरा रहता था। लेकिन उस दरबार की असली शोभा बीरबल थे। उनकी समझदारी, न्यायप्रियता और हाजिर जवाबी ने उन्हें अकबर का सबसे प्रिय और विश्वसनीय दरबारी बना दिया था। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में न्याय की चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा, न्याय करना बहुत कठिन कार्य है। सही और गलत में भेद करना हमेशा आसान नहीं होता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, न्याय की परख करना कठिन होता है, परंतु जब तक इंसान की बुद्धि और विवेक जीवित है तब तक न्याय की खोज संभव है। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने बीरबल। इसी बीच दरबार में एक विचित्र मामला पेश हुआ। दो व्यापारी दरबार में आए और राजा के सामने झगड़ने लगे। दोनों ही आपस में बहस कर रहे थे और एक दूसरे पर चोरी का आरोप लगा रहे थे। पहला व्यापारी रमेश गुस्से में भरकर बोला, जहांपनाह, यह व्यक्ति सुरेश मेरा हीरा चुराकर अपने पास रखे हुए है। वह कहता है कि हीरा उसका है, परंतु मैं सौगंध खाकर कहता हूं कि वह हीरा मेरा है। दूसरा व्यापारी सुरेश शांत स्वर में बोला, जहांपनाह, यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है। हीरा मेरा है और मैं इसे वर्षों से अपने पास रखे हुए हूं। यह मुझे साजिश के तहत बदनाम करना चाहता है। अकबर ने दोनों की बातें ध्यानपूर्वक सुनी और फिर बीरबल की ओर देखा। उन्होंने कहा, बीरबल, इस मामले का निपटारा तुम्हें करना है। क्या तुम इस समस्या का हल निकाल सकते हो? बीरबल ने सिर झुकाते हुए कहा, जी जहांपनाह, अवश्य। बीरबल ने दोनों व्यापारियों को आमने सामने खड़ा किया और कहा, आप दोनों को यह साबित करना होगा कि वह हीरा आपका है, परंतु उससे पहले मुझे वह हीरा दिखाओ। सुरेश ने अपनी जेब से चमकता हुआ हीरा निकाला और बीरबल को दिखाया। बीरबल ने उसे ध्यान से देखा और अपनी आंखों में कुछ सोचते हुए हल्की मुस्कान लाई। बीरबल ने आदेश दिया, एक पलड़े और कुछ कच्ची मिट्टी यहाँ लाई जाए। थोड़ी देर में एक पलड़ा और कच्ची मिट्टी लाकर दरबार में रख दी गई। बीरबल ने दोनों व्यापारियों की ओर देखते हुए कहा, अब इस मिट्टी में वह हीरा डाल दो और उसे अच्छी तरह से मिलाकर गूंथ लो। दोनों व्यापारी आश्चर्यचकित हो गए, परंतु बीरबल की आज्ञा का पालन किया। हीरा मिट्टी में डाल दिया गया और उसे अच्छी तरह से मिला दिया गया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब इस मिट्टी के गोले को पलड़े पर रख दो और देखो क्या होता है। मिट्टी के गोले को पलड़े पर रखा गया और बीरबल ने ध्यानपूर्वक देखा। फिर उन्होंने सिपाहियों को आदेश दिया, अब इस मिट्टी के गोले को तोड़कर देखो कि हीरा अंदर मौजूद है या नहीं। सिपाहियों ने मिट्टी का गोला तोड़ दिया, परंतु उसमें से हीरा गायब था। सभी दरबारी हैरान हो गए। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और बोले, जहांपनाह, हीरा अब इस मिट्टी के गोले में नहीं है। इसका कारण यह है कि हीरा असली नहीं था, बल्कि एक नकली हीरा था जो आसानी से घुल गया। यह सारी योजना रमेश की थी। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, यह तुम कैसे कह सकते हो बीरबल? बीरबल ने समझाते हुए कहा, जहांपनाह, असली हीरा इतनी आसानी से मिट्टी में नहीं घुलता।
वह कठोर होता है और मिट्टी में मिलाने के बाद भी अपनी चमक बनाए रखता है। लेकिन यह हीरा नकली था और यह रमेश का षड्यंत्र था ताकि वह सुरेश को बदनाम कर सके और उसका असली हीरा चुराकर अपने पास रख सके। सुरेश ने भावुक होकर कहा, जहां पनाह, बीरबल ने सत्य उजागर कर दिया। मेरा हीरा मेरे पास सुरक्षित है और यह रमेश ही था जिसने मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया। अकबर ने गुस्से में रमेश को देखा और कहा, तुमने झूठ और कपट का सहारा लेकर इस दरबार का समय बर्बाद किया। तुम्हें इसकी सजा अवश्य मिलेगी। रमेश ने अपने कृत्य के लिए क्षमा मांगी, लेकिन अकबर ने उसे उचित दंड दिया और सुरेश को न्याय प्रदान किया। बादशाह अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की एक बार फिर सराहना की और कहा, तुम्हारी न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता सचमुच अद्वितीय है, बीरबल। तुमने इस कठिन मामले को बड़ी सरलता से सुलझा दिया। बीरबल ने सिर झुकाते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, यह तो मेरा कर्तव्य था। न्याय का पालन करना और सत्य को उजागर करना ही मेरा धर्म है। उस दिन के बाद से अकबर ने हमेशा के लिए बीरबल की न्यायप्रियता और समझदारी को मान लिया। दरबार में सभी दरबारी भी बीरबल की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। बीरबल की न्यायप्रियता की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं। क्या आप इस कहानी को और भी विस्तार से चाहते हैं? चतुर बीरबल और व्यापारी की चोरी। एक दिन दरबार में एक अमीर व्यापारी घबराया हुआ पहुंचा। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। बादशाह अकबर ने उसे शांत करते हुए पूछा, क्या बात है व्यापारी? तुम इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? व्यापारी ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, मैं एक बड़ा व्यापारी हूं। मेरी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा सोने की मुद्राओं के रूप में मेरे घर में रखा हुआ था। लेकिन कल रात किसी ने मेरे घर में सेंध लगाई और सारी मुद्राएं चुरा लीं। मैंने अपने स्तर पर खोजबीन की, परंतु मुझे कोई सुराग नहीं मिला। इसलिए मैं आपसे न्याय की गुहार लगाने आया हूं। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, यह तो गंभीर मामला है। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत या सुराग है जिससे चोर का पता चल सके? व्यापारी ने उदासी भरे स्वर में कहा, नहीं जहांपना। चोर ने बहुत होशियारी से यह काम किया है। ना कोई दरवाजा टूटा है और ना ही कोई खिड़की। मुझे संदेह है कि यह काम मेरे ही घर के किसी व्यक्ति का हो सकता है। बादशाह अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इस मामले की जांच कर सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बिल्कुल जहांपना। मुझे कुछ समय दें और मैं इस चोरी के रहस्य का पता लगा लूंगा। बीरबल ने सबसे पहले व्यापारी के घर का निरीक्षण करने का निश्चय किया। वह व्यापारी के घर पहुंचा और वहां के सभी कर्मचारियों और नौकरों से बातचीत की। उसने घर के हर कोने की जांच की, परंतु कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। अब बीरबल ने एक और तरकीब अपनाई। उसने सभी नौकरों को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। जब सभी नौकर दरबार में उपस्थित हुए तो बीरबल ने कहा, तुम सबको जहांपनाह के सामने सच्चाई प्रकट करनी होगी। जो भी चोर है, यदि वह स्वयं अपना अपराध स्वीकार कर लेगा तो उसकी सजा कम कर दी जाएगी। लेकिन यदि उसने झूठ बोला तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। सभी नौकर डर के मारे चुपचाप खड़े रहे। किसी ने भी अपराध स्वीकार नहीं किया। अब बीरबल ने अपनी योजना का दूसरा हिस्सा लागू करने का निश्चय किया। उसने सभी नौकरों को एक एक लकड़ी का टुकड़ा दिया और कहा, ये सभी लकड़ियां समान रूप से लंबी हैं। अब तुम सब इन्हें लेकर जाओ और कल सुबह वापस लेकर आओ। याद रहे कि यदि तुम में से कोई चोर है तो उसकी लकड़ी रात में 1 इंच बढ़ जाएगी। यह एक जादुई लकड़ी है। सभी नौकर आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन बीरबल की बात का पालन करते हुए वे सभी अपनी अपनी लकड़ी लेकर चले गए। अगली सुबह सभी नौकर दरबार में उपस्थित हुए।
बीरबल ने सभी लकड़ियों की लंबाई को ध्यानपूर्वक देखा और मुस्कुराते हुए कहा, चोर मिल गया। अकबर हैरान होकर बोले, क्या तुमने इतनी जल्दी चोर का पता कैसे लगाया, बीरबल? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह कोई जादुई लकड़ी नहीं थी। मैं सिर्फ यह देखना चाहता था कि असली चोर भय के कारण अपनी लकड़ी को छोटा कर देगा, क्योंकि उसे लगेगा कि यदि उसकी लकड़ी बढ़ गई तो उसका अपराध उजागर हो जाएगा। यही मनोवैज्ञानिक खेल था। फिर बीरबल ने एक लकड़ी को दिखाते हुए कहा, यह देखिए जहांपनाह, यह लकड़ी पहले से 1 इंच छोटी है। इसका अर्थ है कि इसका मालिक ही चोर है। बीरबल की बात सुनकर सभी दरबारियों की आंखें चौड़ी हो गईं। बीरबल ने उस व्यक्ति की ओर इशारा किया और सिपाहियों को उसे पकड़ने का आदेश दिया। डर और अपराध बोध के कारण उस नौकर ने अपने घुटनों पर गिरकर रोते हुए स्वीकार किया, जहांपनाह, मैं ही चोर हूं। मुझे लालच ने अंधा कर दिया था और मैंने अपने मालिक का विश्वास तोड़ा। कृपया मुझे माफ कर दें। बादशाह अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें तुम्हारे अपराध की सजा अवश्य मिलेगी, लेकिन चूंकि तुमने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, इसलिए तुम्हारी सजा थोड़ी कम कर दी जाएगी। बीरबल की चतुराई और न्यायप्रियता की एक और मिसाल सभी के सामने आ चुकी थी। बादशाह अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और न्याय करने की क्षमता अद्भुत है, बीरबल। तुम्हारे कारण ही हम इस रहस्य को सुलझाने में सफल हुए हैं। बीरबल ने नम्रता से कहा, जहांपनाह, यह तो मेरा कर्तव्य था। सत्य की खोज करना और न्याय करना ही मेरा धर्म है। बादशाह अकबर ने बीरबल को इनाम में ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं दी और व्यापारी को उसकी चोरी की गई संपत्ति लौटाई। उस दिन के बाद से व्यापारी ने भी अपने घर की सुरक्षा के प्रति अधिक सावधानी बरतना शुरू कर दिया। बीरबल की चतुराई और समझदारी की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। सभी दरबारियों और प्रजा में बीरबल की न्यायप्रियता का आदर और भी बढ़ गया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो क्या आप मुझे बताना चाहेंगे? और क्या आप इस तरह की और भी लंबी कहानियां पढ़ना चाहेंगे? चोर की चतुराई और बीरबल का न्याय। बादशाह अकबर का दरबार दूर दूर तक अपनी न्यायप्रियता और अनोखे फैसलों के लिए प्रसिद्ध था। परंतु यह प्रसिद्धि केवल अकबर की कुशलता के कारण नहीं थी, बल्कि उनके सबसे चतुर और बुद्धिमान मंत्री बीरबल की उपस्थिति का भी विशेष कारण था। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी और चतुराई के लिए जाने जाते थे। हर दिन नए नए मामलों को हल करने में उनकी निपुणता ने उन्हें दरबार में विशेष स्थान दिलाया था। एक दिन दरबार में एक गंभीर मामला पेश हुआ। एक अमीर व्यापारी, जिसका नाम रामलाल था, दरबार में हाथ जोड़कर खड़ा हुआ और उसकी आंखों में चिंता और निराशा साफ दिखाई दे रही थी। बादशाह अकबर ने उसकी दशा को देखते हुए पूछा, क्या बात है व्यापारी? तुम इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हो? रामलाल ने सिर झुकाते हुए कहा, जहांपनाह, मैं एक प्रतिष्ठित व्यापारी हूं और मेरी संपत्ति का बड़ा हिस्सा सोने और चांदी की मुद्राओं के रूप में मेरे घर में सुरक्षित रखा गया था। लेकिन पिछले सप्ताह किसी ने मेरे घर में चोरी कर ली और मेरी सारी संपत्ति ले गया। मैंने अपने स्तर पर बहुत खोजबीन की, परंतु चोर का कोई सुराग नहीं मिला। इसलिए अब मैं आपकी न्यायप्रियता पर विश्वास करते हुए यहाँ न्याय की गुहार लगाने आया हूँ। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, यह तो सचमुच गंभीर मामला है। क्या तुम्हें किसी पर संदेह है? रामलाल ने कहा, जहांपनाह, मुझे तो यही संदेह है कि यह काम मेरे ही घर के किसी नौकर का हो सकता है, क्योंकि कोई बाहरी व्यक्ति इतनी आसानी से घर में प्रवेश नहीं कर सकता था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इस समस्या का हल निकाल सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जी जहांपनाह, अवश्य। परंतु मुझे इस मामले की जांच करने के लिए थोड़ा समय चाहिए।
अकबर ने अनुमति देते हुए कहा, तुम्हें पूरा समय दिया जाता है बीरबल। इस मामले को शीघ्रता से सुलझाने का प्रयास करो। बीरबल ने सबसे पहले व्यापारी के घर का निरीक्षण किया। उसने हर कोने को ध्यानपूर्वक देखा और वहां के हर व्यक्ति से बातचीत की। सभी नौकर और कर्मचारी भयभीत दिखाई दे रहे थे, लेकिन बीरबल की नजरें उनकी चाल और चेहरे की भाव भंगिमा पर टिकी हुई थीं। अब बीरबल ने अपनी योजना को अमल में लाने का निर्णय लिया। उसने सभी नौकरों को दरबार में बुलाया और कहा, जहां पनाह के दरबार में न्याय का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। यदि कोई अपना अपराध स्वीकार कर लेता है तो उसकी सजा अवश्य कम कर दी जाएगी, परंतु यदि उसने झूठ बोला और उसका अपराध साबित हुआ तो उसे कड़ी सजा दी जाएगी। सभी नौकर डर के मारे चुपचाप खड़े रहे। बीरबल ने देखा कि उनकी आंखों में डर और चिंता का भाव था, लेकिन किसी ने भी अपराध स्वीकार नहीं किया। अब बीरबल ने अपनी योजना का दूसरा हिस्सा लागू करने का निश्चय किया। उसने सभी नौकरों को एक एक लंबी लकड़ी दी और कहा, ये लकड़ियां सभी समान रूप से लंबी हैं। अब तुम सब इन्हें अपने घर ले जाओ और कल सुबह वापस लेकर आओ। याद रहे कि यदि तुम में से कोई चोर है तो उसकी लकड़ी रात में 1 इंच छोटी हो जाएगी। यह एक जादुई लकड़ी है जो सत्य और असत्य का भेद कर सकती है। नौकर बीरबल की बात सुनकर हैरान थे, लेकिन बीरबल की बात मानकर सभी नौकर अपनी अपनी लकड़ी लेकर चले गए। अगली सुबह सभी नौकर दरबार में उपस्थित हुए। वे सभी बीरबल के दिए हुए लकड़ी के टुकड़े हाथ में पकड़े हुए थे। बीरबल ने सभी लकड़ियों की लंबाई को ध्यानपूर्वक देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, अब मैं चोर को पहचान चुका हूं। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, कैसे बीरबल? तुम्हें यह कैसे पता चला? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, दरअसल ये लकड़ियां बिल्कुल साधारण थीं। उनमें कोई जादू नहीं था। मैं केवल यह देखना चाहता था कि असली चोर कौन है। मैंने कहा था कि चोर की लकड़ी 1 इंच छोटी हो जाएगी। यह सुनकर जो चोर था वह भयभीत हो गया और उसने अपनी लकड़ी को 1 इंच काट दिया ताकि उसका अपराध छिपा रहे, लेकिन उसकी मूर्खता ने ही उसे पकड़वा दिया। फिर बीरबल ने उस व्यक्ति की ओर इशारा किया जिसने अपनी लकड़ी काट दी थी। वह नौकर डर के मारे कांपने लगा और घुटनों के बल गिरकर रोते हुए कहने लगा, जहां पनाह, मैं ही वह चोर हूं। मुझे लालच ने अंधा कर दिया था और मैंने अपने स्वामी की संपत्ति चुरा ली। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। बादशाह अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें तुम्हारे अपराध की सजा अवश्य मिलेगी, लेकिन क्योंकि तुमने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, इसलिए तुम्हारी सजा थोड़ी कम की जाती है। व्यापारी रामलाल को उसकी चोरी की गई संपत्ति वापस मिल गई और उसने भी बीरबल की चतुराई की सराहना की। उसने बीरबल को धन्यवाद दिया और कहा, अगर आप न होते तो मैं कभी भी अपनी संपत्ति नहीं प्राप्त कर पाता। आपकी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता सच में अद्भुत है। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, तुम्हारी चतुराई और न्यायप्रियता वास्तव में अद्वितीय है बीरबल। तुम्हारे कारण ही यह मामला सुलझ सका। बीरबल ने नम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, यह तो मेरा कर्तव्य था। सत्य की खोज करना और न्याय प्रदान करना ही मेरा धर्म है। उस दिन के बाद से अकबर का विश्वास बीरबल पर और भी दृढ़ हो गया। बीरबल की चतुराई और न्यायप्रियता की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। हर कोई उनके अद्भुत निर्णयों की सराहना करने लगा। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? क्या आप इस तरह की और लंबी कहानियां पढ़ना चाहेंगे? बीरबल की अद्भुत बुद्धिमानी। एक दिन दरबार में एक रोते हुए वृद्ध व्यक्ति ने प्रवेश किया। उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। वह थका हुआ लग रहा था,
मानो कई दिनों से सोया न हो। अकबर ने उसे ध्यान से देखा और पूछा, तुम्हारी यह दशा कैसे हुई और तुम्हारे आने का कारण क्या है? वृद्ध व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, मेरा नाम हरिदास है। मैं एक गरीब किसान हूं और मेरे पास संपत्ति के नाम पर केवल मेरी जमीन और मेरी गौमाता है। लेकिन कुछ दिन पहले मेरी गाय चोरी हो गई। वह गाय मेरे लिए केवल पशु नहीं थी, बल्कि मेरे परिवार की जीविका का सहारा थी। मैंने पूरे गांव में ढूंढा, परंतु उसका कोई सुराग नहीं मिला। अब मेरी एक ही आशा है कि आप न्याय करेंगे। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, यह तो गंभीर मामला है। क्या तुम्हें किसी पर संदेह है? हरिदास ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं जहांपनाह। मेरी गाय बहुत ही सीधी और शांत स्वभाव की थी। यदि कोई उसे अपने पास रखेगा तो वह अवश्य उसके साथ नहीं टिक पाएगी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इस मामले को सुलझा सकते हो? बीरबल ने नम्रता से कहा, जी जहांपनाह, अवश्य। परंतु इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए और कुछ सिपाहियों की सहायता भी। जांच का प्रारंभ। बीरबल ने सिपाहियों को गांव में भेजा और आदेश दिया कि सभी ग्रामीणों को अगले दिन दरबार में उपस्थित होने का हुक्म दिया जाए। सिपाही गांव में गए और सभी को दरबार में उपस्थित होने का आदेश दे दिया। सभी ग्रामीण अगली सुबह दरबार में उपस्थित हो गए। बीरबल ने सभी को ध्यानपूर्वक देखा और फिर कहा, गांव के सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, यह देखकर मुझे प्रसन्नता हो रही है। अब मैं चाहता हूं कि तुम सब शांत होकर खड़े हो जाओ। जहांपनाह का आदेश है कि जो भी व्यक्ति हरिदास की गाय के बारे में कुछ जानता हो वह बिना किसी डर के सामने आए। लेकिन किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। बीरबल ने देखा कि सभी लोग भयभीत थे। वह जानता था कि सीधे पूछने से कोई जवाब नहीं मिलेगा। बीरबल की योजना। अब बीरबल ने एक तरकीब अपनाई। उसने सिपाहियों को आदेश दिया कि वे सभी ग्रामीणों के पैरों पर मिट्टी का लेप कर दें। सभी लोग हैरान थे, लेकिन बादशाह के आदेश के कारण कोई भी विरोध नहीं कर सका। सभी के पैरों पर मिट्टी का लेप कर दिया गया और उन्हें एक कतार में खड़ा कर दिया गया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब आप सभी अपने अपने घर लौट जाएं। लेकिन याद रहे, जिस व्यक्ति ने गाय को चुराया है उसकी मिट्टी सूखकर लाल हो जाएगी, और जिसे अपनी सच्चाई पर विश्वास है उसकी मिट्टी जैसी की तैसी रहेगी। सभी ग्रामीण सोच में पड़ गए और धीरे धीरे अपने घर लौट गए। बीरबल की यह बात सुनकर चोर के मन में भय उत्पन्न हो गया। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने सोचा कि यदि वह घर लौटेगा और उसकी मिट्टी लाल हो जाएगी तो उसका अपराध उजागर हो जाएगा। सच्चाई का पर्दाफाश। अगले दिन जब सभी ग्रामीण दरबार में वापस आए तो बीरबल ने सभी के पैरों को ध्यानपूर्वक देखा। सभी के पैरों की मिट्टी सामान्य थी, केवल एक व्यक्ति के पैर पूरी तरह से साफ थे। बीरबल ने उसे देखते हुए कहा, तुमने अपने पैरों को धो लिया है क्योंकि तुम डर गए थे कि कहीं तुम्हारी मिट्टी लाल न हो जाए। और यह डर इस बात का सबूत है कि तुम ही चोर हो। व्यक्ति घबराते हुए बोला, नहीं नहीं जहांपनाह, मैं निर्दोष हूं। मैंने केवल अपने पैर गंदे हो जाने के कारण धो लिए थे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह डर ही तुम्हारी चोरी का प्रमाण है। यदि तुम निर्दोष होते तो तुम्हें अपने पैरों को धोने की आवश्यकता क्यों पड़ती? सत्य यह है कि तुमने ही हरिदास की गाय को चुराया है। अकबर ने सिपाहियों को उस व्यक्ति को पकड़ने का आदेश दिया और सख्ती से पूछा, क्या तुम स्वीकार करते हो कि तुमने गाय चुराई है? वह व्यक्ति भयभीत होकर रोते हुए बोला, हाँ जहांपनाह, मैं ही चोर हूं।
मेरी गरीबी ने मुझे इस अपराध के लिए विवश कर दिया था। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। अकबर का न्याय। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, तुमने चोरी का अपराध किया है और तुम्हें इसके लिए सजा अवश्य मिलेगी। लेकिन तुम्हारे अपराध स्वीकार करने के कारण तुम्हारी सजा थोड़ी कम की जाएगी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि चोर को उसकी गलती सुधारने का अवसर दिया जाए। यदि वह हरिदास को उसकी गाय लौटाने के साथ साथ उसकी देखभाल में मदद करे तो उसे माफ कर दिया जाए। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी चतुराई और न्यायप्रियता का प्रमाण दिया है। तुम्हारा सुझाव स्वीकार किया जाता है। चोर को हरिदास की गाय लौटाने के साथ साथ उसकी देखभाल में सहायता करनी होगी। इसके साथ ही वह गांव के सभी लोगों से क्षमा मांगेगा। चोर ने कृतज्ञता से सिर झुकाया और अपनी गलती स्वीकार कर ली। उसने हरिदास को उसकी गाय लौटा दी और गांव के सभी लोगों से माफी मांगी। उस दिन के बाद से बीरबल की चतुराई और न्यायप्रियता की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। सभी दरबारी और प्रजा उनकी प्रशंसा करने लगे और अकबर ने एक बार फिर अपने प्रिय मंत्री की अद्भुत बुद्धिमत्ता को मान लिया। क्या आप इस तरह की और भी रोचक और लंबी कहानियां पढ़ना चाहेंगे? बीरबल की अनोखी परीक्षा। एक दिन दरबार में एक अजीब मामला पेश हुआ। एक अमीर और प्रतिष्ठित व्यापारी, जिसका नाम सेठ दयानंद था, दरबार में घबराया हुआ आया। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट दिखाई दे रही थीं। वह दरबार में हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बादशाह अकबर से बोला, जहांपनाह, मैं न्याय की गुहार लेकर आया हूं। मेरी सारी संपत्ति लूट ली गई है और मैं अब पूरी तरह बर्बाद हो गया हूं। बादशाह अकबर ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ सेठ दयानंद? बताओ, किसने तुम्हारी संपत्ति लूटी और कैसे? सेठ ने भारी मन से कहा, जहांपनाह, मैं एक व्यापारी हूं और व्यापार के सिलसिले में कई स्थानों की यात्रा करता हूं। कुछ दिन पहले मैं अपने व्यापार के कार्य हेतु एक लंबे सफर पर गया था। जब मैं वापस लौटा तो मैंने देखा कि मेरे घर की तिजोरी खाली हो चुकी है। सारा सोना, चांदी और कीमती वस्त्र चोरी हो चुके हैं। मैंने अपने घर के सभी नौकरों से पूछताछ की, परंतु कोई भी कुछ नहीं जानता। मुझे तो शक है कि यह काम मेरे ही घर के किसी व्यक्ति का है। इसलिए मैं आपसे न्याय की गुहार लेकर यहाँ आया हूँ। बादशाह अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, यह तो बहुत गंभीर मामला है। बीरबल, क्या तुम इस मामले को सुलझा सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, अवश्य। लेकिन इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए और सभी नौकरों से बात करनी होगी। अकबर ने अनुमति दी और बीरबल ने अपनी जांच प्रारंभ की। बीरबल की जांच प्रक्रिया। बीरबल ने सबसे पहले सेठ दयानंद के घर का निरीक्षण किया। उसने देखा कि घर की तिजोरी का ताला तोड़ा नहीं गया था। यह देखकर बीरबल को संदेह हुआ कि यह काम किसी बाहरी व्यक्ति का नहीं बल्कि घर के ही किसी व्यक्ति का है। उसने सेठ के सभी नौकरों और कर्मचारियों को बुलवाया और उनसे अलग अलग पूछताछ की। सभी नौकर एक ही बात कह रहे थे कि उन्होंने कुछ भी नहीं देखा और न ही उन्हें किसी संदिग्ध गतिविधि का आभास हुआ। बीरबल को पता था कि यह इतना आसान नहीं होगा, इसलिए उसने सभी नौकरों को अगले दिन दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। साथ ही उसने यह भी कहा कि उन्हें अपने साथ एक एक लाठी लेकर आना होगा। यह सुनकर सभी नौकर हैरान हुए, लेकिन उन्होंने बीरबल की बात मान ली। अगली सुबह सभी नौकर दरबार में अपने अपने लाठी के साथ उपस्थित हुए। बीरबल ने सभी लाठियों को ध्यान से देखा और फिर उनसे कहा, आप सभी को यह लाठियां अपने पास रखनी हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये लाठियां साधारण नहीं हैं।
ये जादुई लाठियां हैं, और यदि इनमें से किसी भी लाठी का मालिक चोर हुआ तो उसकी लाठी अपने आप रात में 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी नौकरों के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। बीरबल ने देखा कि सभी डर से कांप रहे थे, लेकिन बीरबल की चाल अब भी अधूरी थी। उसने सभी नौकरों को आदेश दिया कि वे लाठियों को अपने पास रखें और अगले दिन सुबह दरबार में फिर से उपस्थित हों। असली चोर की पहचान। अगली सुबह सभी नौकर अपने अपने लाठियों के साथ दरबार में आए। बीरबल ने उन सभी लाठियों की लंबाई को ध्यानपूर्वक देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं चोर को पहचान सकता हूं। बादशाह अकबर ने आश्चर्य से पूछा, कैसे बीरबल? यह तो समझ से परे है। बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, दरअसल ये लाठियां साधारण थीं। उनमें कोई जादू नहीं था। मैंने कहा था कि चोर की लाठी 1 इंच बढ़ जाएगी। यह सुनकर असली चोर डर के कारण अपनी लाठी को 1 इंच काट देगा ताकि यह बढ़ न जाए। और यही हुआ। सभी लाठियां अपनी असली लंबाई में हैं, केवल एक लाठी बाकी की तुलना में छोटी है। और वही लाठी असली चोर की है। सभी दरबारी और बादशाह अकबर यह सुनकर हैरान रह गए। बीरबल ने उस नौकर को पकड़ा जिसकी लाठी सबसे छोटी थी और सिपाहियों को उसे पकड़ने का आदेश दिया। जब सिपाही उस व्यक्ति को पकड़ने लगे तो वह डर के मारे रोने लगा और कहा, जहांपनाह, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मेरी लालच ने मुझे इस अपराध के लिए उकसाया। मैंने सोचा कि मैं आसानी से बच जाऊंगा, लेकिन आपकी न्यायप्रियता और बीरबल की बुद्धिमत्ता ने मुझे पकड़वा दिया। कृपया मुझे माफ कर दें। बीरबल ने कहा, तुमने अपना अपराध स्वीकार किया है। यह तुम्हारी भलाई के लिए है कि तुम सच्चाई को स्वीकार कर लो। लेकिन अपराध की सजा तो तुम्हें अवश्य मिलेगी। बादशाह अकबर ने सिपाहियों को आदेश दिया, इसे कारावास में डाल दिया जाए और इसकी संपत्ति का एक हिस्सा सेठ दयानंद को लौटाया जाए। साथ ही इसे यह सबक मिले कि गलत रास्ते पर चलने का परिणाम हमेशा बुरा होता है। अकबर और बीरबल का संवाद। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और चतुराई का कोई मुकाबला नहीं है। तुमने न केवल चोर को पकड़ा बल्कि यह भी साबित कर दिया कि सत्य की खोज हमेशा मुमकिन है। तुम्हारी इस अनोखी योजना की मैं प्रशंसा करता हूँ। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, यह तो मेरा कर्तव्य था। न्याय करना और सच्चाई की खोज करना ही मेरा धर्म है। उस दिन से बीरबल की प्रशंसा और भी बढ़ गई। दरबार में हर कोई उनकी चतुराई की सराहना करने लगा और बीरबल का नाम पूरे राज्य में और भी प्रसिद्ध हो गया। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? क्या आप ऐसी और भी लंबी कहानियां पढ़ना चाहेंगे? बीरबल और 3 सवालों की परीक्षा। समस्या की शुरुआत। एक दिन दरबार में एक अनोखा मामला पेश हुआ। एक दूरस्थ राज्य का प्रसिद्ध व्यापारी, जिसका नाम सेठ हरिप्रसाद था, बादशाह के दरबार में पहुंचा। वह न केवल अमीर था बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और व्यापारिक निपुणता के लिए भी जाना जाता था। दरबार में प्रवेश करते ही उसने बादशाह अकबर को झुककर प्रणाम किया और कहा, जहांपनाह, मेरी एक गुजारिश है। मैं अपने राज्य में एक अनोखी समस्या का सामना कर रहा हूं और केवल आपकी न्यायप्रियता और बीरबल की बुद्धिमत्ता ही मेरी मदद कर सकती है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बोलो सेठ, क्या समस्या है? हम अवश्य तुम्हारी मदद करेंगे। सेठ हरिप्रसाद ने कहा, जहांपनाह, मेरे राज्य में मेरे कई प्रतिद्वंद्वी हैं जो मेरी व्यापारिक सफलता से जलते हैं।
उन्होंने मुझ पर झूठे आरोप लगाए हैं और मुझे चुनौती दी है कि यदि मैं आपकी दरबार में 3 सवालों के उत्तर नहीं दे सका तो मुझे अपना सारा व्यापार छोड़ना पड़ेगा। और यदि मैं उनके सवालों के उत्तर दे सका तो वे लोग हमेशा के लिए मुझे चैन से व्यापार करने देंगे। अकबर ने उत्सुकतावश पूछा, वे सवाल क्या हैं? सेठ ने कहा, जहां पनाह, वे सवाल इस प्रकार हैं। 1. संसार में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? 2. संसार में सबसे तेज चीज क्या है? 3. संसार में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? अकबर ने थोड़ा सोचा और फिर मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम इन सवालों के उत्तर देने में हमारी मदद कर सकते हो? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, यह कठिन नहीं है, लेकिन उत्तर देने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। मुझे अनुमति दें कि मैं सेठ जी के साथ कुछ समय बिता सकूं। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और बीरबल को पूरी छूट दे दी। बीरबल की योजना। बीरबल ने सेठ हरिप्रसाद को अपने साथ महल के बाग में चलने के लिए कहा। दोनों बगीचे में घूमने लगे। बीरबल ने देखा कि सेठ के चेहरे पर चिंता और भय साफ झलक रहा था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, चिंता मत कीजिए, मैं आपके सवालों के जवाब अवश्य दूंगा। लेकिन उससे पहले मुझे यह समझना होगा कि आपके प्रतिद्वंद्वी आपके खिलाफ क्यों हैं। सेठ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बीरबल जी, मेरे प्रतिद्वंद्वियों को लगता है कि मैं अकेला पूरे राज्य में व्यापार पर कब्जा कर रहा हूं। वे मुझसे जलते हैं और मुझे अपमानित करना चाहते हैं। बीरबल ने कहा, ठीक है, मुझे आपसे एक अनुरोध करना है। कृपया आज रात को अपने घर जाएं और पूरी रात अच्छी तरह से सोने की कोशिश करें। कल सुबह आप फिर से मेरे पास आइए और मैं आपको उन सवालों के उत्तर बताऊंगा। सेठ ने सहमति में सिर हिलाया और घर चला गया। लेकिन चिंता के कारण वह रात भर सो नहीं सका। उसकी आंखों में केवल अपने व्यापार की बर्बादी की तस्वीरें घूम रही थीं। बीरबल के उत्तर। अगली सुबह सेठ हरिप्रसाद फिर से दरबार में पहुंचा। उसके चेहरे पर अब भी चिंता की लकीरें थीं। बीरबल ने उसे देखते ही कहा, सेठ जी, आप ठीक लग रहे हैं। क्या आपने अच्छी नींद ली? सेठ ने निराशा से कहा, नहीं बीरबल जी, मैं पूरी रात सो नहीं सका। मेरे मन में केवल उन्हीं सवालों का भय था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो असली जवाब है। सेठ ने हैरानी से पूछा, कैसा जवाब? बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, आपके पहले सवाल का उत्तर है, सबसे शक्तिशाली चीज भय है। यह मनुष्य को कमजोर बना देता है, उसकी नींद छीन लेता है और उसे बेबस कर देता है। आपने खुद ही यह महसूस किया है कि भय कितना शक्तिशाली होता है। सेठ ने समझते हुए सिर हिलाया। फिर उसने कहा, और सबसे तेज चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, विचार सबसे तेज होता है। आप चाहे जितनी भी दूर हो, आपका विचार पलक झपकते ही वहां पहुंच सकता है। आपकी कल्पना की गति से तेज कुछ भी नहीं होता। सेठ ने प्रसन्नता से सिर हिलाया। फिर उसने पूछा, और तीसरा सवाल, सबसे मूल्यवान चीज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सबसे मूल्यवान चीज है समय। समय को न तो खरीदा जा सकता है, न ही वापस लाया जा सकता है। जो समय चला जाता है वह कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए समय ही सबसे अनमोल है। अकबर और दरबार का निर्णय। बीरबल के जवाब सुनकर सेठ हरिप्रसाद की आंखें चमक उठीं। वह तुरंत समझ गया कि बीरबल ने उसके प्रतिद्वंद्वियों के सवालों का जवाब बड़ी सरलता और समझदारी से दे दिया था।
सेठ ने झुककर बीरबल को धन्यवाद कहा और बादशाह अकबर की ओर मुड़कर बोला, जहांपनाह, मैं अब उन लोगों का सामना करने में सक्षम हूं। आपने मुझे बीरबल जैसा अद्भुत सलाहकार दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल की चतुराई ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह क्यों सबसे बुद्धिमान है। जाओ सेठ जी, अपने प्रतिद्वंद्वियों को इन सवालों का जवाब दे दो और अपने व्यापार को सुख शांति से चलाओ। न्याय की जीत। सेठ हरिप्रसाद वापस अपने राज्य गया और अपने प्रतिद्वंद्वियों के सामने बीरबल के उत्तर पेश किए। उनके पास कोई जवाब नहीं था और उन्होंने हार मान ली। सेठ हरिप्रसाद ने बादशाह अकबर और बीरबल की बुद्धिमत्ता का गुणगान पूरे राज्य में फैलाया। इस प्रकार बीरबल ने न केवल सेठ की समस्या सुलझाई बल्कि सभी को यह सीख भी दी कि वास्तविक शक्ति, गति और मूल्य क्या होते हैं। बीरबल और अनोखा रहस्य। व्यापारियों का विवाद। दरबार में प्रवेश करते ही दोनों व्यापारी अकबर के सामने झुककर खड़े हो गए। उनमें से एक का नाम था सेठ रमेश और दूसरे का नाम था सेठ सुरेश। दोनों अपने अपने राज्यों के सबसे प्रतिष्ठित व्यापारी थे। अकबर ने उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें देखते हुए पूछा, क्या समस्या है और आप दोनों क्यों दरबार में आए हैं? सेठ रमेश ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, हम दोनों के बीच एक व्यापारिक विवाद हो गया है। हमने मिलकर एक व्यापार शुरू किया था और उस व्यापार का लाभ बराबर बराबर बांटने की शर्त रखी थी। लेकिन अब सेठ सुरेश का कहना है कि उसने ज्यादा मेहनत की है, इसलिए उसे ज्यादा लाभ मिलना चाहिए। सेठ सुरेश ने भी अपनी बात रखते हुए कहा, जहांपनाह, मैंने सच में ज्यादा मेहनत की है। रमेश केवल नाम के लिए व्यापारी था, असली काम तो मैंने ही किया था, इसलिए मुझे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, यह मामला वाकई पेचीदा है, लेकिन दरबार में न्याय अवश्य मिलेगा। बीरबल, क्या तुम इस मामले का हल निकाल सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह मामला वास्तव में दिलचस्प है। मैं इसे हल करने की कोशिश करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे इन दोनों व्यापारियों से कुछ सवाल पूछने होंगे। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और बीरबल को पूरी छूट दे दी। बीरबल की अनोखी योजना। बीरबल ने दोनों व्यापारियों की ओर देखते हुए कहा, आप दोनों ने मिलकर व्यापार किया तो यह भी सही होगा कि आप दोनों ही मेरे सवालों का जवाब दें। लेकिन मेरे सवाल थोड़े अनोखे होंगे। क्या आप दोनों तैयार हैं? दोनों व्यापारियों ने सहमति में सिर हिलाया। बीरबल ने अपनी पहली चाल चली, आप दोनों मुझे बताइए कि आप में से किसने सबसे ज्यादा समय व्यापार को दिया और किसने सबसे ज्यादा मेहनत की। सेठ सुरेश तुरंत बोल उठा, मैंने सबसे ज्यादा समय दिया और सबसे ज्यादा मेहनत भी की। रमेश तो केवल बैठकर आदेश देता था। सेठ रमेश ने कहा, मैंने भी मेहनत की है। व्यापार का विचार भी मेरा ही था और निवेश भी मैंने ही किया था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। अब मुझे यह बताइए कि जब आप दोनों ने व्यापार में प्रवेश किया था तो आपने किन किन बातों का विचार किया था। दोनों व्यापारियों ने विस्तार से बताया कि कैसे उन्होंने अपने व्यापार की योजना बनाई थी, कैसे उन्होंने निवेश किया और कैसे उन्होंने बाजार में अपने व्यापार को स्थापित किया। बीरबल ने ध्यानपूर्वक सब सुना और फिर कहा, अच्छा, अब आप दोनों को मेरी एक परीक्षा देनी होगी। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? दोनों व्यापारी थोड़े असमंजस में थे, लेकिन उन्होंने सहमति दे दी। बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने दोनों व्यापारियों को दरबार के बाहर के बाग में ले जाकर कहा, देखो, यहाँ पर 2 वृक्ष हैं। इन वृक्षों पर कई प्रकार के फल लगे हुए हैं। आपकी परीक्षा यह है कि आप दोनों को इन फलों को इकट्ठा करना है
और 1 दिन के भीतर मेरे पास लेकर आना है। लेकिन ध्यान रहे, फलों की संख्या और गुणवत्ता दोनों ही महत्वपूर्ण होंगी। दोनों व्यापारी तुरंत अपने अपने काम में लग गए। सेठ सुरेश ने अपनी चालाकी दिखाते हुए जल्दी जल्दी फल इकट्ठा करने की कोशिश की। उसने जितने ज्यादा फल इकट्ठा किए जा सकते थे उतने इकट्ठा कर लिए। दूसरी ओर सेठ रमेश ने धीरे धीरे और ध्यानपूर्वक फलों का चयन किया। उसने केवल अच्छे और ताजे फलों को चुना, जबकि बाकी को छोड़ दिया। परीक्षा का परिणाम। अगले दिन दोनों व्यापारी बीरबल के सामने उपस्थित हुए। सेठ सुरेश ने बड़ी मात्रा में फल इकट्ठा कर लिए थे, जबकि सेठ रमेश के पास थोड़े ही फल थे, लेकिन वे सभी ताजे और अच्छे थे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं इन फलों का निरीक्षण करूंगा। सेठ सुरेश के फलों में कई फल सड़े हुए थे और कुछ तो बुरी तरह से टूट चुके थे, जबकि सेठ रमेश के फल ताजे, साफ और अच्छे थे। बीरबल ने कहा, देखो सेठ सुरेश, तुमने ज्यादा फल इकट्ठा करने की कोशिश की लेकिन उनकी गुणवत्ता अच्छी नहीं थी, जबकि सेठ रमेश ने कम फल इकट्ठा किए लेकिन वे सभी अच्छे थे। इसका मतलब यह है कि व्यापार में केवल मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं है। मेहनत के साथ साथ समझदारी और योजना बनाना भी आवश्यक है। बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जहांपनाह, यह मामला बिल्कुल साफ है। सेठ रमेश ने व्यापार में समझदारी और योजना बनाई, जबकि सेठ सुरेश ने केवल मेहनत पर जोर दिया। व्यापार में दोनों की भूमिकाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन बिना समझदारी के मेहनत व्यर्थ हो जाती है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और दोनों व्यापारियों को न्याय प्रदान किया। उन्होंने कहा, सेठ रमेश और सेठ सुरेश, तुम दोनों की मेहनत और योगदान को देखते हुए लाभ को समान रूप से बांट दिया जाए। भविष्य में तुम दोनों को मिलकर काम करना चाहिए और एक दूसरे की समझदारी और मेहनत का सम्मान करना चाहिए। अंत और शिक्षा। दोनों व्यापारी अकबर और बीरबल के न्याय से प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने विवाद को भूलकर फिर से व्यापार में लगने का निश्चय किया। बीरबल ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि केवल चतुराई ही नहीं, बल्कि समझदारी और न्यायप्रियता भी सबसे बड़ा गुण है। और दरबार में सभी ने बीरबल की प्रशंसा की। बीरबल और सोने की ईंट का रहस्य। समस्या की शुरुआत। एक दिन दरबार में एक साधारण सा ग्रामीण किसान पहुंचा। उसके चेहरे पर चिंता और हताशा की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। दरबार में प्रवेश करते ही उसने अकबर को प्रणाम किया और कहा, जहांपनाह, मेरी सहायता कीजिए। मैं न्याय की खोज में यहाँ आया हूँ। अकबर ने किसान को आश्वासन देते हुए कहा, डरो मत, हमारा दरबार न्यायप्रिय है। बताओ तुम्हारी समस्या क्या है। किसान ने कहा, जहांपनाह, मेरा नाम रामलाल है और मैं एक साधारण किसान हूँ। मेरी मेहनत से मैंने थोड़ा बहुत धन इकट्ठा किया और उसे सोने की एक ईंट में बदलवा लिया। वह ईंट मैंने अपने घर के पिछवाड़े में गाड़ दी थी ताकि सुरक्षित रहे। लेकिन जब मैं उसे निकालने गया तो वह वहां से गायब थी। कोई उसे चुरा कर ले गया है। मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई है। कृपया मेरी मदद कीजिए। अकबर ने गंभीरता से सुना और फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम इस मामले की सच्चाई का पता लगा सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह कार्य कठिन अवश्य है, लेकिन असंभव नहीं। मुझे थोड़ा समय दीजिए और मैं इस रहस्य को अवश्य सुलझा लूंगा। बीरबल की योजना। बीरबल ने किसान से कहा, रामलाल, तुम्हारे गांव के आसपास के लोगों के नाम बताओ जो तुम्हारे खेत के पास से गुजरते हों। रामलाल ने कुछ नाम बताए। बीरबल ने उन सभी को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। कुछ ही दिनों में गांव के सारे संदिग्ध लोग दरबार में हाजिर थे।
बीरबल ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया गया है क्योंकि रामलाल की सोने की ईंट गायब हो गई है। मैं जानता हूं कि आप में से कोई न कोई इसके बारे में अवश्य जानता है। लोगों ने हैरान होकर एक दूसरे की ओर देखा। कुछ तो डर से कांपने भी लगे। बीरबल ने अपनी चालाकी से उनकी मनोदशा को परखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक तरीका अपनाऊंगा जिससे सच्चाई सामने आ जाएगी। यह कोई कठिन कार्य नहीं है। सच्चाई की परीक्षा। बीरबल ने सभी लोगों को एक एक लकड़ी दी। हर लकड़ी की लंबाई समान थी। फिर उन्होंने कहा, यह सभी लकड़ियां साधारण नहीं हैं। ये जादुई लकड़ियां हैं। आप सब इन लकड़ियों को अपने घर ले जाइए और कल सुबह दरबार में लेकर आइए। याद रहे, जिस व्यक्ति ने सोने की ईंट चुराई होगी उसकी लकड़ी की लंबाई रात भर में 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी लोग आश्चर्यचकित थे, लेकिन उन्होंने बीरबल की बात मानी और लकड़ियां लेकर अपने अपने घर चले गए। रहस्य का खुलासा। अगले दिन सभी लोग दरबार में उपस्थित हुए। सभी के हाथों में लकड़ियां थीं और वे अपनी अपनी लकड़ियों को देखकर चिंतित थे। बीरबल ने सभी लकड़ियों की जांच शुरू की। अचानक उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जिसका नाम था रघु। उसकी लकड़ी बाकी लकड़ियों से थोड़ी छोटी थी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, रघु, तुमने ही सोने की ईंट चुराई है। रघु के चेहरे का रंग उड़ गया। वह कांपने लगा और बोला, नहीं, नहीं, यह झूठ है। बीरबल ने दृढ़ता से कहा, सच सच बताओ वरना तुम्हें कड़ी सजा दी जाएगी। रघु ने घबराते हुए कहा, हाँ हाँ, मैंने ही सोने की ईंट चुराई थी। लेकिन मुझे कैसे पता चला? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, दरअसल मैंने जो लकड़ियां दी थीं, वे साधारण लकड़ियां थीं। उनका कोई जादुई असर नहीं था। लेकिन मैंने यह कह दिया था कि यदि तुम चोर हो तो तुम्हारी लकड़ी की लंबाई बढ़ जाएगी। तुम्हें लगा कि यदि लकड़ी की लंबाई बढ़ जाएगी तो तुम पकड़े जाओगे, इसलिए तुमने रात में उसे काट दिया। और इस प्रकार यह साबित हो गया कि तुम ही चोर हो। न्याय का फैसला। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और रघु को उसके अपराध की सजा दी। सोने की ईंट रामलाल को वापस कर दी गई। बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई और न्यायप्रियता वास्तव में अद्वितीय है। तुम्हारी वजह से हमारे दरबार का नाम और ऊंचा हो गया है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाते हुए कहा, जहां पनाह, मेरा उद्देश्य हमेशा न्याय करना और सच्चाई को सामने लाना है। कहानी से मिली शिक्षा। 1. चालाकी और बुद्धिमत्ता से हर समस्या का समाधान संभव है। 2. झूठ बोलने और चोरी करने का अंत हमेशा बुरा ही होता है। 3. न्यायप्रियता और सत्य की रक्षा करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। बीरबल और अद्भुत तस्वीर का रहस्य। बादशाह अकबर के दरबार में एक बार फिर से बड़ी चहल पहल थी। दरबारी अपने अपने काम में लगे हुए थे और बादशाह अकबर न्याय कर रहे थे। अकबर हमेशा की तरह अपने दरबार में न्यायपूर्ण तरीके से निर्णय ले रहे थे। लेकिन दरबार में मौजूद सभी लोगों को यह पता था कि कोई भी जटिल मामला बीरबल के बिना हल नहीं हो सकता। बीरबल की बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी की चर्चा पूरे राज्य में फैली हुई थी। समस्या की शुरुआत। एक दिन एक प्रसिद्ध चित्रकार दरबार में उपस्थित हुआ। उसके हाथ में एक सुंदर और अद्भुत तस्वीर थी जिसे वह बड़ी श्रद्धा और गर्व के साथ अपने पास संभाले हुए था। चित्रकार का नाम था रतनलाल। उसने बादशाह अकबर को झुककर प्रणाम किया और कहा, जहां पनाह, मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करने आया हूं। यह तस्वीर मेरी अब तक की सबसे बेहतरीन रचना है
और मैं चाहता हूं कि आप इसे देखकर अपनी राय दें। अकबर ने तस्वीर को ध्यान से देखा। वह वाकई अद्भुत और उत्कृष्ट कला का नमूना थी। तस्वीर में एक हरा भरा बाग था जिसमें रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। बीच में एक झरना बह रहा था और चारों ओर पशु पक्षी घूम रहे थे। इतना ही नहीं, तस्वीर में छोटी छोटी चीजें भी इतनी बारीकी से बनाई गई थीं कि देखने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता। अकबर ने कहा, रतनलाल, यह सच में एक अद्भुत चित्र है। तुम्हारी कला की प्रशंसा करना मेरे शब्दों से परे है। लेकिन तुम दरबार में यह तस्वीर लेकर क्यों आए हो? रतनलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मेरी इस तस्वीर में एक रहस्य छिपा हुआ है। मैं चाहता हूं कि दरबार के सभी विद्वान और मंत्री उस रहस्य को खोजें। यदि कोई उस रहस्य को खोज लेता है तो मैं स्वयं को उसका शिष्य मान लूंगा। अकबर को यह चुनौती दिलचस्प लगी। उन्होंने सभी दरबारियों को तस्वीर को ध्यानपूर्वक देखने का आदेश दिया। दरबारियों की असफलता। एक एक करके सभी दरबारियों ने तस्वीर को देखा। कुछ ने कहा कि रंगों का चयन अद्भुत है, तो कुछ ने कहा कि तस्वीर की बारीकियां बहुत ही सुंदर हैं। लेकिन कोई भी यह नहीं बता सका कि तस्वीर में छिपा रहस्य क्या है। अकबर भी तस्वीर को बड़े ध्यान से देख रहे थे, लेकिन उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आया। तब उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इस तस्वीर का रहस्य समझ सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए तस्वीर को ध्यान से देखा और फिर रतनलाल की ओर देखकर कहा, रतनलाल, यह सच में अद्भुत चित्र है। लेकिन मुझे लगता है कि इसका रहस्य उस झरने के पास छिपा हुआ है। रतनलाल ने हैरानी से पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, यह झरना जो चित्र में बह रहा है, उसकी धारा में जो चमक और प्रवाह दिखाया गया है, वह वास्तविकता से परे है। किसी भी चित्रकार के लिए झरने की बहती धारा को इतनी बारीकी और स्वाभाविकता से दिखाना असंभव है। यह केवल एक कुशल और विशेष तकनीक का उपयोग हो सकता है। रतनलाल की स्वीकृति। रतनलाल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं, बीरबल। मैंने इस तस्वीर को बनाने में एक विशेष प्रकार की कांच की परत का उपयोग किया है, जो झरने को वास्तविकता के करीब दिखाने में सक्षम है। यह एक बहुत पुरानी और दुर्लभ तकनीक है, जिसे सीखने में मुझे वर्षों लगे। आप वाकई महान हैं। आपने मेरी कला का रहस्य जान लिया। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, तुम सच में अद्वितीय हो। न केवल तुमने चित्र का रहस्य खोज निकाला, बल्कि उस तकनीक की भी सही पहचान की। रतनलाल, तुम भी महान कलाकार हो। मैं तुम्हारी कला की प्रशंसा करता हूँ। रतनलाल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, मैं मानता हूँ कि बीरबल की बुद्धिमत्ता और समझदारी अद्भुत है। मैं उनका शिष्य बनने के लिए तैयार हूँ और उनसे बहुत कुछ सीखने की इच्छा रखता हूँ। बीरबल ने विनम्रता से कहा, कला की कोई सीमा नहीं होती। हम सभी एक दूसरे से कुछ न कुछ सीख सकते हैं। मुझे आपकी कला से बहुत प्रेरणा मिली है। अकबर का इनाम। अकबर ने रतनलाल को इनाम देने का आदेश दिया और कहा, हमारी दरबार में ऐसे महान कलाकारों का स्वागत हमेशा रहेगा। और बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने फिर से सिद्ध कर दिया कि तुम हमारे राज्य का सबसे अनमोल रत्न हो। कहानी से मिली शिक्षा। एक, बुद्धिमत्ता और अवलोकन की शक्ति किसी भी रहस्य को सुलझा सकती है। 2, सच्ची कला और कौशल की पहचान केवल वही कर सकता है जिसके पास समझने की क्षमता हो। 3, ज्ञान और कला को साझा करने से ही उसकी महत्ता बढ़ती है। यह कहानी अकबर और बीरबल की एक और मनोरंजक कथा है, जिसमें बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और निरीक्षण शक्ति से एक कठिन रहस्य को सुलझा लिया। क्या आपको यह कहानी पसंद आई?